To all of you today. In this video, I am talking about your model test paper according to new syllabus exam 2021. So be ready and be careful and try to listen my words carefully what I am doing in this video. So please be patient and watch the video till the end. I will give you something. ठीक है ना सर? तो देखते हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे 5 मार्क्स कंटेनिंग क्वेश्चंस है, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस है, क्लास 12 केमिस्ट्री। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सर। देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सेंट्रल एटम आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एट कंपाउंड्स। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछ रहा है। इस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सर सेंट्रल मेटल आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको बातें पकड़ में आ जाएगी ना सर, थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट वन केस क्या बोल रहा है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से भी थोड़ा ध्यान देना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी मैं बताऊंगा। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होते हैं इसको हम लोग कहते हैं नॉन आयनाइजेबल पार्ट, जिसको नॉन आयनाइजेशन स्फीयर भी कहा जाता है, और ये आपका आयोनिक पार्ट होता है। जो क्या अगर आप इसको कोई भी सॉल्यूशन में मतलब डालोगे ना तो ये ब्रेक करेगा आपका K प्लस और टूटेगा आपका ये FeCN-6, ये इसमें टूटेगा आपका 4-, ठीक है ना, इसमें टूटेगा आपका कोई भी सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना सर, ये वाला पार्ट देखो, ये आपका होगा आयोनिक पार्ट, ये होगा नॉन आयोनिक पार्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स ये सॉल्यूशन में जैसा है इनिशियली वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको दैट्स वाई इस वाले पोर्शन को हम लोग, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं सर, इसको क्या कहते हैं। ये थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, थोड़ा आपको रिकॉल कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, ये सब जानना जरूरी है सर। इसको हम लोग कहते हैं नॉन आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, मतलब नॉन आयनाइजेबल वाला पार्ट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेबल, आयोनाइजेशन स्फीयर कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आयोनाइज होगा, मतलब सॉल्यूशन में टूटेगा, और ये जैसा था वैसे ही रहेगा सॉल्यूशन में। दैट्स व्हाई दैट इज योर रिक्वायरमेंट पोर्शंस व्हिच यू हैव टू नो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जानना चाहिए, ये वाला चीज आपका आयोनाइजेशन पार्ट होगा, ये आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होगा, ठीक है। तो अब बात आई है मेरा क्या सर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सेंट्रल मेटल एटम का। तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स में, इस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन सर, आयरन। जो आपका फ्री स्टेट में होगा, जो आपका फ्रीली एक ही दिखेगा कंपाउंड, वही होगा एक जो होगा फ्रीली वही होगा सेंट्रल मेटल आयन। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है आपका 6CN जो जुड़ा हुआ है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, इसको लाइगेंड कहते हैं, लिगेंड कह सकते हो, लाइगेंड जो कहना कहो, प्रोनाउंसिएशन जो करना, इसको हम लोग कहेंगे क्या सर, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और इस सेंट्रल मेटल आयन से जो आपका एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे हो गया आपका Cn, जैसे आपका हो गया CN हो गया, जैसे ये सब क्या कहलाएंगे सर, ये सब हम लोग कहेंगे लिगेंड। आ रही है बातें समझ में, ये सब बेसिक्स पोर्शन आपका ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ये सब चीज जानना चाहिए आपको। देन मैं सॉल्यूशन तो कराऊंगा, मैं आंसर तो बताऊंगा यार, आंसर करके करोगे क्या, पहले बेसिक्स को तो क्लियर कर लो ना, ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन कर लिए, सब बहुत बेहतरीन चीज है सर, ठीक है ना। चलो अब मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, ठीक है। चलो सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे को क्या पूछा गया है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, किसका सेंट्रल मेटल आयन का इस गिवन कॉम्प्लेक्स में। तो सेंट्रल मेटल एटम आयन ये है ना आपका, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने शॉर्ट फॉर्म में OS लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने कह दिया X। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज X। देन आप कैसे सॉल्व करोगे, और हम लोग जानते हैं सिंस
के का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सर? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के क्या होता है? +1 होता है, +1 होता है। ये जो है ना साइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn का हम लोग जानते हैं ना सर, Cn का क्या होता है? -1 होता है। आ रही है बातें समझ में ना? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करना होगा? +1 स्टेट होता है आपका पोटेशियम का, तो 4 एटम है पोटेशियम का, दैट्स वाई 4 × +1 चार्ज को साथ में लेके, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या माने हैं सर? +x, प्लस Cn 6 एटम मौजूद है ना इस कंपाउंड में, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। इट विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्योंकि ये न्यूट्रल, ये पूरा होल, ये कंप्लीट गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ना सर, ये न्यूट्रल है। कहने का मतलब इसके इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई 0, इक्वेट की 0। कल को अगर यहीं पर अगर ऐसे अगर रहता आपका अगर ऐसे रहता Cn-1 या FeCn का होल 6 -1 और कुछ रहता है ऐसे, तो यहां पर देखो इनिशियली चार्ज है तो यहां पर 0 नहीं होता, इस चार्ज को लिखते हैं हम लोग, बट इट इज अ न्यूट्रल। ये कैसा है सर? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, दैट्स वाई 0 के साथ हम लोग इक्वेट करेंगे सर, 0 के साथ इक्वेट करेंगे। आ रही है बातें समझ में ना? चलो ठीक है, हर एक चीज का, हर एक पॉइंट का मैं मीनिंग बता रहा हूं, इसीलिए बोलता हूं बारीकी से समझोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। 4 × +1 इट विल गिव यू +4 एंड +x, ये क्या देगा? +-6, देन x विल भी क्या होगा? +4 - 6 इट विल गिव यू -2, एंड इसको सॉल्व करोगे ना सर तो x विल गिव यू व्हाट? +2। x क्या देगा आपका? +2 मतलब क्या? और x ये है क्या? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विल बी व्हाट? दैट इज +2। और यही आयरन तो है आपका सेंट्रल मेटल एटम ना, तो फर्स्ट वन आंसर इज योर +2। आ रही है बातें समझ में ना? तो सर इसको नोट डाउन कर लेना, सेकंड वन क्वेश्चन में बताऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, तो एकदम ध्यान से एक स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना। देखो सर मैं एक एक चीज को बताता हूं, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी मिलेगा, इसलिए घबराना मत, मैं जरूर कुछ सिखाऊंगा सर। अगर बारीकी से आप ध्यान से देख लो ना वीडियो को, और ध्यान से अगर सुन लोगे ना, एक लाइक जरूर कर देना यार। आपको मैं गारंटी देता हूं ये सब क्वेश्चंस आएगा आपका बोर्ड में, आएगा। और सिंपल जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा एकदम एग्जाम में, आपको एकदम 100% 110% बोल रहा हूं। केमिस्ट्री में आपका थ्योरी पेपर होता है 70 मार्क्स का ना, 70 में 70 आएगा। मैं जैसे बताऊं ऐसे करना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलता हूं, नोट डाउन करते रहना सर, चलो नोट डाउन करते रहिएगा सर। चलो बहुत बड़ी फर्स्ट वन क्वेश्चन हो गया, ए पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से सेकंड पार्ट देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको सर। गिवन कंपाउंड क्या है सर आपके पास? क्रोमियम इज योर सेंट्रल मेटल एटम एंड वाटर एंड आपका Cl3। अच्छा इसमें बताओ तो कौन सा आयनाइजेबल पार्ट है, कौन सा नॉन आयनाइजेबल पार्ट है? दैट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट जो है ना सर, यही तो हो जाएगा आपका नॉन आयोनाइजेबल। थोड़ा स्पेलिंग कोऑपरेट कीजिएगा। और ये जो होगा जो ब्रैकेट से बाहर है, इसी को तो हम लोग कहेंगे आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है ना। मतलब ये आयोनाइज करेगा, मतलब ये टूटेगा और ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये एक ओवरव्यू था सर, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ अब मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बताता हूं, ये सब आप लोग खुद प्रिडिक्ट करना, मैं इतना सिखा दिया हूं तो खुद दिमाग में चलना चाहिए। तो देखो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है सर? क्रोमियम है, यही फ्री है ना। और इसके साथ जो H2O जुड़ा हुआ इसको हम लोग लाइगेंड कहेंगे। तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग X मान ले रहे हैं। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज X, देन क्या होगा? और हम लोग जानते हैं H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O क्या होगा? 0 होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का -1 +1 देगा आपका, ठीक है, होता है। हाँ जब कंपाउंड में होगा तो -1 मेटल के साथ रहेगा +1, ठीक है, मेटल के साथ रहेगा तो -1 ये देगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और कंपाउंड के साथ रहेगा +1, ऑक्सीजन जो होगा -2 देता, तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है ना, H2O का। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1,
-1 ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आई हैव टू फाइंड से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है ना। वेट, हाँ थोड़ा बारीकी से। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। क्या है एक्स, ये किस टाइप का एटम है सर? ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। देख लो, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है भाई। कल को अगर चार्ज रहता तो चार्ज के साथ इक्वेट करते, ठीक है। मैं सब चीज बता रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनते जाओ, देखते जाओ मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज x प्लस 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O विल बी 0 0 0 प्लस कितना हो जाएगा? 3 atoms of chlorine is there, that's why oxidation state is -1 equals to 0। न्यूट्रल एटम है इसीलिए इक्वेट किए 0 से। आपका x कितना होगा? 0 into 6 it will give you 0 and -3 it will give you -3। x will be क्या हो जाएगा? +3। x क्या हो जाएगा सर? +3। दैट इज योर आंसर। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेकेंड और बी पार्ट में, वो क्या होना चाहिए सर? बी पार्ट में जो होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रही है ना? वो क्या होना चाहिए आपका? वो क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए। हाँ, +3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा सर? +3। क्या हो जाएगा सर? +3। आ रही है बातें समझ में ना? गिवन कंडीशंस दिया हुआ इसके हिसाब से। चलो अब थर्ड वन क्वेश्चन में चलते हैं ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। थर्ड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब तो आप उतना काबिल हो गए, खुद से तो बना लोगे सर, तो खुद से ट्राई कर लो ना। खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सर। मैं तो आपको बता दिया ना, एक जैसे ही बता। फिर से ये किस टाइप का कंपाउंड है सर? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। जो फ्री एटम दिखेगा, जो अकेले रहेगा, वही होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, जो कॉम्प्लेक्स का अंदर होगा, ठीक है ना। याद रखना। तो इसका हम लोग फिर से लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल्स टू x। देन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3 पता है ना सर? NH3 पता है +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl का पता है -1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x ऑफ प्लस ऑफ 6 atom of NH3 is there, that is 6 times of +1 and plus free chlorine atom is there, that's why 3 times of -1 it will be equals to 0 because of 0 इसलिए हुआ because of this is a neutral complex compound, that's why it will be equals to 0 and x +6 -3 equals to 0, then x will be x plus 3 and equals to 0, ठीक है। देन x मेरा क्या निकल जाएगा सर? -3। x क्या निकल जाएगा? सो द ऑक्सीडेशन स्टेट, और x किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मान रखा था? सेंट्रल मेटल एटम का। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO कोबाल्ट क्या होगा? -3। कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? -3। देखो तीनों क्वेश्चंस का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ रख दिया हूं, तो प्लीज नोट डाउन करते रहो सर, थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं कैमरा का, देख लो, ठीक है ना। तो थोड़ा अरेंजमेंट कर लिए और थोड़ा नोट डाउन करते रहिए, थोड़ा कोऑपरेट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड चैनल में जो कोई भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट मिल पाए। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते थे न्यू कंसेप्ट के बारे में जानते रहना, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितने होते हैं ना सब मैं करते रहूंगा समय पे। दैट्स वाई बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और जो कोई भी चैनल में नहीं हो सर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे सर थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत, इसलिए लिख दिया हूं VVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को रखा है यहाँ पर ताकि आप समझ लो। क्या बोल रहा है? एनिलीन इज अ वीकर बेस देन इथाइलएमाइन, एक्सप्लेन। बोल रहा है एनिलीन जो है, देखो एनिलीन, तो पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं एनिलीन का। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक आपका बेंजीन रिंग, और उसी बेंजीन रिंग से क्या होगा? NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज योर एनिलीन 1,
एनिलीन ग्रुप, ठीक है। और इथाइल ये एनिलीन, ये आपका इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन क्या हो जाएगा सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने बोल रहा है क्या कि बेसिसिटी जो होगा ना, बेसिक नेचर जो होगा ना, वो इथाइल एमाइन का ज्यादा होगा। एनिलीन इज वीकर बेस देन इथाइल एमाइन, मतलब बोल रहा है क्या, बेसिक नेचर जो होगा इथाइल एमाइन का एनिलीन से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, पहले जान लो, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल आंसर भी लिख दूंगा यहां पर। पहले इसका एक्सप्लेनेशन जान लो, व्हाट इज द बेसिक कॉज, ठीक है ना, जिसके कारण ये ज्यादा बेसिक है इससे। ऐसा क्यों, देखो क्यों है, ये जो ग्रुप है, देखो इसमें भी एल्काइल ग्रुप है, इसमें भी एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में इसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग, और इसमें एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में कौन है, ये छोटा सा ग्रुप इथाइल ग्रुप, ठीक है। चलो, तो जब कभी भी बेस बोल रहा है तो मतलब वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग इस एनिलीन को वाटर में सॉल्यूशन के लिए, सॉल्युबल होने के लिए देंगे ना, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। क्यों इसलिए नहीं होगा, इस बड़े ग्रुप के लिए एक कारण तो है, और ऊपर से क्या, ये हाईली ये लोन पेयर जो है ना, इस रिंग को हाईली इनएक्टिव कर देगा, इसीलिए इसमें कॉन्जुगेशंस खुद में ही ये बिजी रह जाएगा। दैट्स वाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा सर वाटर के साथ। और एक रीजन क्या, ये बड़ा सा अल्काइल ग्रुप के कारण भी ये जो है ना, ये हिंडर्ड क्रिएट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ये लेस सॉल्युबल होगा वाटर में। बट इन दिस केस ये अल्काइल ग्रुप बहुत ही छोटा है, दैट्स वाई ये इसके कंपेयर में उतना ज्यादा हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस में। दैट्स वाई इसको अगर हम लोग सॉल्युबल करेंगे वाटर में, तो ये इजिली सॉल्युबल है वाटर में। क्यों, क्योंकि यहां पर ये NH2 ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ना, ये वाटर का हाइड्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स वाई दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू दिस वन। That's why this one having the higher basic nature as compared to this one, ठीक है ना। तो ये था रीजन आपका। अब मैं थ्योरेटिकल आंसर भी रख दे रहा हूं आपके सामने, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये था आपका मेनली रीजन, ठीक है ना। देखो इसको अगर और भी देखोगे ना, तो देखो ना, इसको हम लिख देते ना C2H5, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। NH2 मतलब 2 हाइड्रोजन आपका, एक लोन पेयर, याद रखना। और इसको जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे ना सर, वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसका क्या होता है, बेंट होता है ना शेप क्या होता है सर, भूल गए क्या, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। H2O और भी H2O मॉलिक्यूल बना देते हैं ना आपका। देख लो जी, समझ लोगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, रखने का जरूरत नहीं होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा हूं। तो देखो इस इथाइल एमाइन का जो एमाइन ग्रुप का जो नाइट्रोजन है, इट इज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन जो है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रही है बातें समझ में ना, थोड़ा ध्यान से देख लोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगी सर बातें, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजन भी फिर इसके साथ बनाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपेयर में फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेंगे, वो भी बनाएगा। फिर यहां से आपका ये बनाएगा, फिर ये यहां से इस हाइड्रोजन का ये बनाएगा आपका, फिर ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई ये ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में एज कंपेयर्ड टू एनिलीन। दैट्स वाई इसका बेसिक नेचर जो होगा ये हाई होगा एज कंपेयर्ड टू एनिलीन। तो थ्योरेटिकल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका था कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट देना था मैं दे दिया, ठीक है। हाँ सर, तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या बोल रहा है, इथाइल एमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एज सुन हियर। देखो कैसे बना रहा है, ये इथाइल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है H2 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी डॉटेड लाइन दिख रहा है सारा का सारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट एज कंपेयर। देखो एनिलीन में क्या होगा, जो ये अल्काइल पार्ट जो है एनिलीन का, ये बेंजीन रिंग,
एज कम्पेयर टू इथाइल अमाइन में जो ये अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों के कंपेयर में ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ना एनिलीन का, वो बहुत लार्जर साइज होने के कारण ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को रिटार्ड करेगा। रिटार्ड मतलब क्या, हिंड्रेंस पैदा करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने नहीं देगा, ठीक है ना। दैट्स वाई इट इज मोर बेसिक देन दिस वन, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल आंसर था, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस में हम चलते हैं ना, थोड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है ना। देखो क्या बोला, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H4OH का whole twice and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution if the density of the solution is 1.072 gram per ml. Then what shall be the molarity of the solution? So first you have to aware about the molality term and the molarity term. Molality it is denoted by small m and it will be given as the number of moles of solid upon weight of solvent in kg. That is your molality term, and the molarity term is what? Molarity is represented as a capital M and it will be given as a number of moles of solid upon volume of solution in liter, ठीक है ना। ये था आपका मोलालिटी एंड मोलारिटी में डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बोल रहे एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन को तैयार किया जा रहा है, किससे, तो इथाइल ग्लाइकोल 222.6 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल को ले रहा है और 200 ग्राम वाटर को मिला के एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना होगा सर। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर ml, देन मोलारिटी क्या होगा। तो आ रही है बातें समझ में ना। तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेंसिटी दिया हुआ उससे हम रिलेट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, बस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आपका ये आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का है सेक्शन है सर। तो प्लीज ध्यान से, इथाइल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला दिए रखा है सर, C2H4OH का होल ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े हो जी, आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे सर पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ये सब बेसिक चीज है, ये सब बताएंगे सर। H2 ये तो ये आपका स्ट्रक्चर इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। देखो C2H4 एंड OH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये सब मैं बता रहा हूं ताकि आप सीख लो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास तो पता, मोलर मास ऑफ किसका चाहिए, कार्बन 12 होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा, ये सब का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई मैं ये सब वैल्यू को आपके सामने लिख दे रहा हूँ। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यही है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही है। चलो मोलर मास पता हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल का ये सॉल्यूशन ये जो बन रहा है क्या हो जाएगा, 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × ऑक्सीजन 16 प्लस 2 × अगेन 1 हाइड्रोजन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा सर, 24 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, तो 62 कितना हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो ये सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मोलर मास ऑफ इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का C2, थोड़ा ध्यान से सर, C2H4OH का होल ट्वाइस, इसका मोलर मास हो गया 62 हो गया ना, आ रही है बातें समझ में ना। तो इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखो वाटर में ये कर रहे तो वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इज क्या हो जाएगा, वेट करो थोड़ा क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा सर, थोड़ा नोट डाउन कीजिए। देखिए कैमरा को मैं अरेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मोलर मास का कैलकुलेशन किया हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगी बातें ना। चलो ठीक है ना, चलिए तो मेरा क्या अब क्या निकालना है सर, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सर,
इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं केमिकल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, यही पढ़े हो ना जी। तो गिवन वेट कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, दैट इज 2.6 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या 62। आप इसको डिवाइड दोगे आपका निकल जाएगा कितना 3.599 कितना वैल्यू आ जाएगा सर, आप इसको डिवाइड देखो 3.59 मोल्स। ये किसका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया सर, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब मैं मोलालिटी निकाल लूंगा ना, मोलालिटी निकाल लूंगा, जब मेरे को इतना पता चल गया तो मोलालिटी फाइंड आउट कर लूंगा। तो थोड़ा राइट डाउन कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है, रफ करूंगा। देखिए तो मैं मोलालिटी का बात किया फर्स्ट पार्ट में ना, तो फर्स्ट पार्ट में मोलालिटी है, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इसको स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आ रही है बातें समझ में ना, अगर ग्राम में यूज करेगा तो 1000 से इंटू कर देना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया बाबू, 3.59 मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम। इसको आप केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 3.59 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल 0.2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल एम जो है मेरा मोलालिटी जो है ना सर, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो कितना निकल जाएगा सर, आपका निकल जाएगा 17.95। कितना निकल जाएगा सर, थोड़ा डेटा को ध्यान से, मोलालिटी कितना निकल जाएगा सर इस सॉल्यूशन का, 17.95 इज योर आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर मोलालिटी। आ रही है बातें समझ में ना सर, चलो नोट डाउन करो। अब सेकंड पार्ट पे चलेंगे, मोलारिटी निकालेंगे सॉल्यूशन का उस डेंसिटी से यूज करके, डेंसिटी को यूज करके। आ रही है बातें समझ में, सेकंड पार्ट चलते हैं ना। तो क्या दिया हुआ सर, डेंसिटी मेरे को मालूम है, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.072 ग्राम पर ml, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी अपॉन सॉल्यूशन, यही होगा ना। तो मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 2.6 प्लस 200 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितना है सर 1.072 ग्राम, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी 422.6 ग्राम अपॉन 1.072। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा सर 394.216 वॉल्यूम है तो ml हो जाएगा, ml हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वॉल्यूम अगर चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इसके नीचे कुछ नहीं, वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वॉल्यूम यहाँ चला गया, डेंसिटी यहाँ आ गया, दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कैलकुलेट करोगे तो मास ग्राम हो गया, डेंसिटी आपका ग्राम पर ml दिया हुआ है, ये पर ml ऊपर चला जाएगा, ml ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में निकल जाएगा आपका 394.216 ml। ये क्या निकला सर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला। ये क्या निकला है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला। आ रही है बातें समझ में ना। तो हम लोग को मोलारिटी चाहिए ना, सो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, मोलारिटी बोल रहा है ना। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप ml में करोगे 1000 से डिवाइड देना, ठीक है ना। तो ये कितना था 3.59 था सर, 3.59 था, थोड़ा ध्यान से ना, 3.59 था। और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया है 394.216 ml में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड दे दे 1000 से डिवाइड दे दोगे ना बाबू, तो आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो। इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे, आ रही है बातें समझ में, तो कितना आ जाएगा, मोलारिटी जो आएगा सर 9.107। कितना आ जाएगा आपका मोलारिटी, हाँ मोलारिटी कितना आ जाएगा सर 9.107। ये आपका आ जाएगा मोलारिटी, ये आपका आ जाएगा सेकंड वन का आंसर, ठीक है ना सर। मोल पर ml हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, सॉरी सर, ml को तो लीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो दैट इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
विच आई हैव पुट इट ओवर दियर. सो प्लीज सर नोट डाउन करते रहो एंड वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे. कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. और चैनल पे जो कोई भी नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब करना. प्रेस द बेल आइकन प्लीज, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना ताकि आपको इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस के वीडियोस के अपडेट मिलते रहे. ठीक है ना. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सर.